Hello everyone, welcome to the Competition Cruise, a one-stop solution for all competitive examination. मेरा नाम है सौरभ और आज के ट्यूटोरियल सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं इस चैनल पे प्रतिदिन भारत के सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर द हिंदू के एडिटोरियल्स लेकर आता हूँ। इंग्लिश के साथ साथ करंट टॉपिक की बेहतर समझ आपको प्रदान करना मेरा उद्देश्य है। ये सेशन बैंकिंग के साथ साथ बाकी सभी एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका भविष्य इस बात से निश्चित होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं, इससे नहीं। यानी प्लानिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फ्यूचर की सपनों को पूरा करने के लिए हमें आज अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। आज प्रतिदिन यदि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें तो सफलता निश्चित हमारी होगी। आइए एडिटोरियल शुरू करते हैं। पेंडोराज बॉक्स ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड पेंडोरा बॉक्स ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड एंड एमर्जिंग डिटेल्स। पेंडोराज बॉक्स क्या होता है, आप जानते हैं क्या? पेंडोरा बॉक्स हिंदी के भानुमति के पिटारा को कहते हैं। हिंदी में भानुमति का पिटारा आपने सुना होगा। इसका मतलब उस बक्से से है, उस डब्बे से है जिससे अपनी मनचाही चीज़ हम निकाल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हों। ठीक है, उसकी बहुत सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई। उसी पेंडोराज बॉक्स के बारे में ये चर्चा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या जानते हैं आप इसके बारे में? जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मनी बिल 2017 के द्वारा 2017 के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी एनानिमस पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को चंदा या डोनेशन दे सकता था बिना अपना डिटेल रिवील किए। यानी मुझे अगर अपनी पार्टी को, अपनी पसंद की पार्टी को डोनेशन देना है तो बिना किसी डिटेल्स के रिवील किए बिना मैं अपने मन के पैसे, जितना मन होगा उतना पैसा मैं भेज सकता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी को। इसका प्रोसेस ये होता था कि हम स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में जाएंगे, सिर्फ स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता था। तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में जाएंगे, उससे 1000 के डिनोमिनेशन के खरीद सकते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। ओके, तो उस चंदे को का बिल खरीदेंगे और उसे अपनी पसंद की पार्टी के पास दे आएंगे और वो पार्टी अगले 15 दिनों के 15 दिनों के अंदर कभी भी उसे रिडीम कर सकता है यानी भुना सकता है। ठीक है, तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड। चलिए तो आप इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 2023 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन चंदा दे रहा है, इसकी जानकारी एक डेमोक्रेसी होने के कारण हमें होनी चाहिए। इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और जब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और उसकी डिटेल्स सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। तो चलिए पढ़ते हैं एडिटोरियल को। इन द लास्ट मंथ और सो, ever since the State Bank of India was compelled by the Supreme Court of India to release information on donation via electoral bonds to political parties, emerging details have already confirmed the worst fear of naysayers in regulatory and policy-making institutions about the scheme before it was introduced by the Bharatiya Janata Party-led government in 2018. पिछले कुछ महीनों में जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मजबूर हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करने के लिए कि डोनेशन किसने दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, इस इन्फॉर्मेशन को जब से रिलीज़ करने को लिए कंपेल हुआ वो, तब से इतने डिटेल सामने आ रहे हैं। उसने कंफर्म किया है इस बात को कि जो वर्स्ट फियर था, जो बहुत डर था नेसेयर्स का, ना कहने वालों का, रेगुलेटरी और पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में इसकी स्कीम्स के बारे में उनको एक्सपोज कर दिया है।
ठीक है, बहुत सारी ऐसी छिपी हुई बातें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं हैं। बिफोर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट इन 2018, जब 2018 में बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो उसके बाद से बहुत सारी ऐसी जानकारी अब सामने आ रही है जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूडेड द हिंदू found that at least 33 companies that had aggregate losses of over 1 lakh crore from 2016-17 to 22-23 had donated close to 582 crore rupees, of which 75% went to the ruling BJP. कितनी अजीब बात है ये। जब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन किया गया द हिंदू के द्वारा, द हिंदू के साथ साथ बहुत सारे इसमें जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब की गई तो द हिंदू ने ये पाया, द हिंदू यानी न्यूज़पेपर ने ये पाया कि कम से कम 33 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कि एग्रीगेट लॉस यानी टोटल लॉस कितना पाया था, 1 लाख करोड़ का। बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 लाख करोड़ का उनको टोटल लॉस था 2016-17 से 2022-23 के बीच। इन लॉस मेकिंग कंपनीज ने 582 करोड़ रुपीज़ डोनेट किए हैं, जिनमें से 75% ओके ऑलमोस्ट 430 करोड़ रुपीज़, 430 करोड़ रुपीज़ के आसपास बीजेपी को गया है। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जो कंपनी लॉस मेक कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की हालत में नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। लॉस मेकिंग कंपनीज वर डोनेटिंग substantial sums. Profit making firms were making donations exceeding their aggregate profit. Some donor firms were not reporting data on net profit or direct taxes. Some newly incorporated firms were making donations before the stipulated 3-year period. After being formed, the list of rule breaking and suspect source of funding is significantly large. देखिए कितनी अजीब बातें यहाँ हो रही हैं। पहला ये कि लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो डोनेट कर रही हैं, लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो डोनेट कर रही हैं अच्छा खासा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। ओके, प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स जो हैं वो अपने एग्रीगेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा डोनेट कर रही हैं। किसी कंपनी ने 1 लाख करोड़ प्रॉफिट किया और वो डोनेट कर रही हैं 1.5 लाख करोड़। ओके, कुछ डोनर फर्म्स जो हैं, डोनेट करने वाली फर्म्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रही हैं डेटा कि उनका नेट प्रॉफिट या डायरेक्ट टैक्स कितना उन्होंने पे किया, टैक्सेशन के ऊपर या अपने प्रॉफिट के ऊपर कुछ भी डेटा वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। कुछ न्यूली इस्टेब्लिश्ड फर्म्स जो हैं, बिल्कुल नए इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स जो तुरंत स्थापित हुए हैं, वो डोनेशंस दे रहे हैं 3 ईयर पीरियड के अगेंस्ट जाकर के। जो 3 ईयर पीरियड उनके पास रहता है कि 3 ईयर पीरियड जब उन्होंने फॉर्म किया है, अपने आप को स्थापित किया है, उसके बाद 3 साल तक वो इन चीज़ों से बचेंगे, फिर भी वो डोनेट कर रहे हैं। द लिस्ट ऑफ रूल ब्रेकिंग एंड सस्पेक्ट सोर्स ऑफ फंडिंग इज सिग्निफिकेंटली लार्ज। जो ये लिस्ट है रूल ब्रेकिंग का, ये जो 4 अभी पॉइंट्स हमने पढ़े, ये रूल तोड़ने का जो लिस्ट है, और सस्पेक्ट सोर्स ऑफ फंडिंग का कि सोर्स ऑफ फंड कहाँ है, ये पैसे किसी मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है, कहाँ से आ रहा है, क्या है, इस संदेह का, इस सस्पेक्ट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत लार्ज है, सिग्निफिकेंटली लार्ज, बहुत बड़ा है, यानी इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। The nature of these donations raises several questions. Were these loss-making firms fronts to launder money? ये जो नेचर है इन डोनेशंस का वो बहुत सारे सेवरल क्वेश्चंस रेज करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉस मेकिंग फर्म्स जो हैं वह मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बन गई है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीका है जिसके तहत काला धन को सफ़ेद बनाया जाता है। ब्लैक मनी को बैंकिंग इंडस्ट्री में लाना, बैंकिंग चैनल से जोड़ना, उसे वाइट में बदल सकता है। तो यही वो तरीका है। बहुत सारे लोग ब्लैक मनी को, ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास 1 लाख करोड़ का ब्लैक मनी हो, उसे हम वाइट करना चाहें तो 50 लाख करोड़ रुपीज़ हम दिखा देंगे कि हमारे पास वो बैंक में हमने जमा कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हमें वो पैसा वाइट करा लिया, राइट। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा खेल हो सकता है। वर दीज फर्म्स दैट डिड नॉट रिपोर्ट प्रॉफिट लॉस सेल कंपनीज? क्या जो फर्म्स स्थापित हुई हैं
और उन्होंने प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाया है, वो क्या सेल कंपनीज़ हैं? सेल कंपनीज़ क्या होता है? सेल कंपनीज़ कहलाता है ऐसी कंपनी जो असल में बड़ी कंपनीज़ के द्वारा स्थापित की जाती हैं दिखावे के लिए, टैक्सेशन से बचने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, बहुत सारे गैरकानूनी काम करने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए। जैसे कोई ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है और वो कुछ गैरकानूनी काम करना चाहती है, मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहती है, पैसे देना चाहती है, डोनेट करना चाहती है, तो वो एक छोटी सी कंपनी स्थापित कर लेगी DB कंपनी नाम से, ओके, फॉर एग्जांपल DB कंपनी, और उसके जरिए वो इन्वेस्ट करेगी। तो ये सेल कंपनीज इन्हें कहते हैं। वर्ड डोनर फर्म्स दैट मेड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बट डिड नॉट पे नेट डायरेक्ट टैक्स टू एग्रीगेट फॉर अ सिग्निफिकेंटली लॉन्ग पीरियड, एक्सचेंज इन टैक्स इवेजन। क्या जो डोनर फर्म्स हैं जिन्होंने कि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, उन्होंने नेट डायरेक्ट टैक्स नहीं पे किया है एग्रीगेट के ऊपर सिग्निफिकेंटली लार्ज पीरियड तक, बहुत लंबे समय तक, क्या ये टैक्स इवेजन है? क्या ये टैक्स से भागने की तरीका नहीं है? These supplement other questions raised earlier was the fact that a number of firms under investigation by agencies such as ED Enforcement Directorate and the Income Tax Department were significant donors for the ruling party, an indication that these agencies were being used as a means to ensure quid pro quo. देखिए, ये जो सप्लीमेंट, इसके साथ ही एक सप्लीमेंट क्वेश्चन उत्पन्न होता है, जो क्वेश्चन ऊपर रेज किए गए हैं उसके अलावा क्या जो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, क्या जो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो, माफ़ कीजिएगा, क्या जो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एजेंसीज, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एजेंसीज के द्वारा, चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तो क्या ये सिग्निफिकेंट डोनर्स हैं रूलिंग, और ये सिग्निफिकेंट डोनर्स हैं रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है कि ये एजेंसीज इसी कारण से यूज की जा रही हैं कि आप पर हम ED और इनकम टैक्स की रेट करवा देंगे अगर आप हमें डोनेशन नहीं देंगे तो? ओके, गॉट इट क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट. Reserve Bank of India and the Election Commission of India officials were emphatic on other apprehensions that the bonds scheme could be utilized in money laundering and tax evasion. RBI और इलेक्शन कमीशन जो था वो पहले से ही इस पे सस्पिशियस था कि ये बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स इवेजन का मतलब होता है कर से बचना, टैक्स देने से बचना, कर की चोरी, टैक्स की चोरी, तो उसके लिए तो क्या ये यूज़ नहीं होगा, ऐसा सस्पेशन उन लोगों को पहले से था. येट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वेंट अहेड विद द स्कीम. फिर भी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो इस स्कीम के साथ आगे बढ़ी. The 5.5 years of its operations, thousands of crores were encashed by political parties via electoral bonds. 5.5 साल के इसके कार्यकाल में, इसके ऑपरेशन के काम में इलेक्टोरल बॉन्ड को के जरिए हजारों करोड़ रुपए ये इनकैश कराए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, विद द BJP रिसीविंग द लायंस शेयर. लायंस शेयर, बिल्कुल इस वर्ड को अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि BJP ने सबसे बड़ा चंक ऑफ मनी पाया. लगभग 55% जो पैसे हैं वो सिर्फ BJP को मिले हैं, बाकी 45% में उधर सारी पार्टियां शामिल हैं. तो लायंस शेयर यानी सबसे बड़ा चंक जो है वो BJP को गया. While the court must be lauded for ending on an opaque scheme with serious issues, the fact that large amount were donated from dubious sources before every election is an indictment of the nature of campaign financing in place during the period. जबकि कोर्ट को बिल्कुल तारीफ़ की जानी चाहिए, कोर्ट की लाउडेड मतलब कोर्ट की तारीफ़ होनी चाहिए कि उन्होंने इस ओपेक, इस धुंधले, इस संदेहास्पद स्कीम को ख़त्म किया, सीरियस इशू समझते हुए इसको बंद किया. लेकिन लार्ज अमाउंट इस तरह से डोनेट किए जाते हैं ड्यूबियस सोर्सेज के द्वारा, संदेहास्पद सोर्सेज के द्वारा, प्रत्येक इलेक्शन से पहले, ये एक इंडिकेशन है कि किस तरह से हमारे कैंपेन का पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ चुनाव प्रचार को फाइनेंस कौन लोग कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ये समझने वाली बात है. With the polity of India busy campaigning the general elections, it is up to the electorate to assess the efforts of the electoral bond scheme. क्योंकि अब पॉलिटी जो है भारत में एकदम चरम पे है, क्योंकि भारत का सारा जो राजनीति है वो
अभी बिजी है जनरल इलेक्शंस के लिए। भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है, इलेक्टोरेट के ऊपर है, अब ये चुनाव में वोट देने वालों के ऊपर है कि वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के को कितना असिस्ट करें, कितना इसके इफेक्ट्स को समझें। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, once the election is over, governance takes place. Parliament and the regulatory institution must conduct a thorough investigation into the nature of donations and whether the donors and recipients broke laws. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मोर इम्पॉर्टेंटली, कि एक बार जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, ओके, और गवर्नमेंट टेक्स प्लेस, गवर्नेंस शुरू हो जाएगी, पार्लियामेंट और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि RBI, उन्हें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बड़े पैमाने पे जांच पड़ताल की जानी चाहिए डोनेशंस के ऊपर, कि डोनेशंस की प्रकृति क्या है और क्या ये डोनर्स और रिसिपिएंट्स जो हैं उन्होंने कानून तोड़ा है। द जुडिशियरी मस्ट मस्ट प्रोड दिस इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी को बिल्कुल इससे रास्ता दिखाना चाहिए। A cleanup of campaign and the electoral financing is a must for a healthy democracy. कैंपेन को साफ सुथरे तरीके से चलाया जाए और इलेक्टोरल फाइनेंस को बेहतर ढंग से किया जाए, ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये था आज का एडिटोरियल सेशन, हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही परेशान करने वाले मुद्दे के ऊपर। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये करंट टॉपिक के साथ साथ एज अ सिटीज़न हम सबको जानना आवश्यक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ हमारे सेशन से जुड़िए, इसे लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।